हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया था। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे, सारा डिटेल आपको जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें मिल जाएगा। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। बहरहाल हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड होता क्या है। ये फ्लूइड क्या है? फ्लूइड क्या है? एक तरह का सब्सटेंस होता है ना। फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है, एक टाइप का पदार्थ होता है जो कि फ्लो हो सकता है। अब उसमें कौन कौन से आते हैं? फ्लूइड में आपके लिक्विड भी आता है। फ्लूइड में क्या है? लिक्विड भी आता है और वाटर भी आता है। लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। अब बात करेंगे सर, जो आपका लिक्विड होता है इसमें किस टाइप के लिक्विड की आप बात कर रहे हैं। कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स में जो बात होने वाली है वो आपकी वाटर की बात होगी। पूरी की पूरी स्टोरी जो है वाटर की रहेगी। पानी की कहानी आप पढ़ने वाले हैं। गैस का बहुत ही कम रोल है, गैस का थोड़ा बहुत जिक्र होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप सिंपल समझो, फ्लूइड का मतलब वाटर ही समझो। दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है वो आपका फ्लूइड होता है। लेकिन जो आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो स्टोरी बनने वाली है वाटर की कहानी आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब वाटर ठहरा हुआ है तो क्या बिहेवियर है, जब वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या बिहेवियर है, उसके बारे में देखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स में कुछ नहीं, आप फ्लूइड के व्यवहार के बारे में, फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। अलग अलग सिचुएशन में फ्लूइड जब मोशन में रहेगा, गति करेगा तो क्या व्यवहार करेगा। फ्लूइड जब ठहरा हुआ रहेगा तब क्या व्यवहार करेगा। मोशन इन द सेंस ओपन चैनल है, मान लीजिए कोई ओपन चैनल उसमें फ्लो हो रहा है, किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो क्या व्यवहार करेगा। कोई डैम है, डैम में पानी भरा हुआ है, बिल्कुल पानी ठहरा हुआ है तो क्या व्यवहार करेगा। ये चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लिंकअप करते रहना। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कौन कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, पहले हम टॉपिक के नाम बता देते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करें। ओके, पहला आपका टॉपिक रहने वाला है डेंसिटी। पहला हम घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आपका रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीसरा आपका टॉपिक रहेगा स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी, जिसको यूनिट वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेट भी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेन कॉन्सेप्ट एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी, कैपिलरी इफेक्ट, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। ये 10 टॉपिक हैं। 1-2 घंटे का वीडियो बनेगा, बहुत ही अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम के। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम के। तो टॉपिक पता चल गया। अब हमें इससे क्या होगा कि इनको समझने में बहुत आसानी होगी। ये 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक होते हैं, 15-15 मिनट के, और हमें पता रहता है कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसलिए मैंने लिस्ट आपको पकड़ा दी है। ये लिस्ट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले टॉपिक को। पहले वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल है फ्लूइड के बारे में, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। अब वो हो सकता है लिक्विड फेस में हो सकता है गैस फेस में हो। ठीक है, वो चीज़ें मैंने बताया, चाहे वो गैस फेस में हो चाहे वो आपका लिक्विड फेस में हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स या कंटिन्यूसली अंडर एन अप्लाइड शियर स्ट्रेस। जो फ्लूइड होता है, मान लो एक सरफेस है, एक फ्लोर की सरफेस है। अब फ्लोर के सरफेस में आप पानी डाल दिए हैं, एक केजी आपने, यानी 1 लीटर पानी आपने डाल दिया है, तो जो पानी है ना फ्लो होता रहता है, तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो इस पे काम कर रहा होगा। तो ये मैटर नहीं करता फोर्स की वैल्यू, नो मैटर हाउ इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या है? वो फ्लो होता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है। फ्लूइड की एक पहचान होती है, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अभी हम बताएंगे फ्लूइड सॉलिड से क्यों डिफरेंट है। आप ये जानो कि जो फ्लूइड होता है उसमें कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है, और जो फोर्स होता है वो एक तरह का शियर फोर्स होता है उस पर जो अप्लाइड होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है कि जो फ्लूइड होता है उसकी कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है जब ये किसी क्लोज्ड कंटेनर में भरा होता है।
जब फ्लूइड किसी क्लोज्ड यानी किसी बंद कंटेनर में भरा होता है तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 चीज़ें स्टडी करते हैं बेसिकली। फ्लूइड स्टैटिक के बारे में, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक में क्या होता है, जब फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है तो रेस्ट कंडीशन में फ्लूइड का क्या बिहेवियर होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा हम स्टडी करेंगे फ्लूइड डायनेमिक के बारे में। फ्लूइड डायनेमिक के बारे में पीपीटी में सब कुछ लिखा हुआ है, आप आसानी से रिवीजन कर लेना, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा, इसको पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, जो फ्लूइड डायनेमिक्स होता है, जो फ्लूइड डायनेमिक्स होता है उसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है यानी मोशन में, डायनेमिक एंड काइनेमेटिक के अंदर हम देखते हैं जब फ्लूइड मोशन में होता है तब स्टडी करते हैं। जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, अब फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं तो फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। जब फ्लूइड मोशन में होता है और उसके बारे में स्टडी करते हैं तो 2 टर्म आते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक। फ्लूइड डायनेमिक में क्या होता है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेकिन वो फ्लो होने के पीछे रीजन क्या है, उसके बिहाइंड क्या रीजन है। जो फोर्स होता है उस फोर्स की वजह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फोर्स के बारे में कंसिडर करते हैं, उस फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन बेसिक जो कॉज है फोर्स, उस फोर्स को कंसिडर नहीं करते, वो आपका आता है काइनेमेटिक में। किसमें आता है, काइनेमेटिक में। तो जिसमें फोर्स को कंसिडर कर लेते हैं वो आपका डायनेमिक होता है, जिसमें फोर्स को कंसिडर नहीं करते वो काइनेमेटिक होता है। तो सर फोर्स को कंसिडर नहीं करते तो क्या कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, विस्कोसिटी हो गई, बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, इनको आप क्या करेंगे, कंसिडर करके स्टडी करते हैं। ठीक है, वो आगे हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो चाहे आप फ्लूइड का स्टैटिक कंडीशन में स्टडी करो, स्टैटिक कंडीशन में इसका व्यवहार जानो, चाहे डायनेमिक में चाहे काइनेमेटिक में यानी मोशन में जानो, चाहे आप स्टैटिक कंडीशन में जानो, दोनों ही केस में फ्लूइड का परिचय होना जरूरी है। फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, चाहे आप स्टैटिक कंडीशन की बात करें चाहे मोशन की बात करें, तो फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो वो हम देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और आपके मन में आएगा। अब ये क्वेश्चन हमें पता कैसे चल पा रहा है कि आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होती कि आप क्वेश्चन पूछ पाएँ, तो इसलिए कुछ वो सारे टर्म हम लेंगे, वो सारे क्वेश्चंस लेंगे जो आपके मन में आएंगे, तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। वाई फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड। जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड इन द सेंस हम वाटर यहाँ पर लेते हैं, वाटर जो है सॉलिड से डिफरेंट क्यों है, दोनों के दोनों पदार्थ होते हैं, दोनों के दोनों सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्यों है। सब्सटेंस क्या होता है भैया, जो जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यूम होगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, वो क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। तो सॉलिड और फ्लूइड में दोनों में डिफरेंस है। पहली बात तो है कि जो फ्लूइड होते हैं, वाटर होता है, वार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल है आपको पता है, एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा दूर दूर होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करें, पार्टिकल की बात करें, लेकिन हम यहाँ पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम केमिस्ट्री स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इंजीनियरिंग स्टडी करने वाले हैं। तो जो सॉलिड होता है हम लोड अप्लाई करके देखते हैं, जो भी हम बात करेंगे लोड अप्लाई करके देखेंगे। तो जो सॉलिड में लोड अप्लाई करते हैं यानी सॉलिड में जब फोर्स अप्लाइड होता है तो जो सॉलिड डिफॉर्म करता है, सॉलिड क्या होता है, डिफॉर्म करता है। यदि आपने लोड को अप्लाई किया है इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा, ये आपका कोई सॉलिड मैटर था, इस मैटर में आपने क्या फोर्स अप्लाई किया, इसमें आपने फोर्स अप्लाई किया, तो आपने फॉर्म में पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे कि यदि इलास्टिक लिमिट तक आप फोर्स लगाते हैं, इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाते हैं और फोर्स को हटा लेते हैं तो उसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ होगा, उसमें मान लीजिए इतना डिफॉर्मेशन हुआ था, इसमें इतना डिफॉर्मेशन हुआ था, तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है अगेन जो बॉडी होती है, वस्तु होती है, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। लेकिन यदि आप डिफॉर्मेशन यानी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है। सॉलिड के बारे में क्या पता है, सॉलिड डिफॉर्म परमानेंटली व्हेन फोर्स अप्लाइड मोर देन द इलास्टिक लिमिट, इफ फोर्स इज लेस देन द इलास्टिक लिमिट देन इट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन लोड इज डिफॉर्म्ड।
ये बोल रहा है कि यदि फोर्स को आप इलास्टिक लिमिट से कम रखेंगे तो जिसके जो ओरिजिनल पोजीशन में जो चेंजेस आए हैं तो अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी यदि आप फोर्स को हटाते हैं। लेकिन इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा यदि आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है। ये प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। लेकिन फ्लूइड में क्या होता है, आप थोड़ा सा भी फोर्स लगा दो, थोड़ा सा भी फोर्स, वो क्या होता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है। इसलिए जो फ्लूइड है डिफरेंट होता है सॉलिड से। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, एक कंटेनर है, मैं आपको कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ और ये गिफ्ट आपको लास्ट फ्लूइड मैकेनिक्स तक काम आएगा। एक कंटेनर में 1 लीटर हम पानी आपको दे रहे हैं। एक कंटेनर है, एक क्या है भैया, कंटेनर है। समझते जाइए, थोड़ा बेस बनाना जरूरी है, तभी जाके आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हो क्लियर होंगे। डायरेक्टली ऊपर ऊपर से करेंगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक कंटेनर में इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो टॉप लेयर है, ये जो टॉप लेयर है, इस टॉप लेयर के नीचे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वाटर है, और इसके ऊपर क्या है, एयर है। तो यहाँ पर एक लेयर एग्जिस्ट कर रही है, एक सरफेस एग्जिस्ट कर रही है जिसके ऊपर क्या होता है, एयर होती है, नीचे क्या है, पानी है। वो क्या होता है आपका फ्री सरफेस। क्या बोलते हैं उसको, फ्री सरफेस बोलते हैं। फ्री सरफेस किसके केस में होता है, लिक्विड के केस में होता है। लेकिन जो गैस होता है, गैस के केस में फ्री सरफेस नहीं होता, क्योंकि गैस जो होता है ना इंटायर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, थोड़ा सा भी गैस होगा तो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, घेर लेगा। इसलिए जो गैस होता है, गैस में फ्री सरफेस नहीं होता, लेकिन लिक्विड के अंदर फ्री सरफेस होता है। जो लिक्विड होता है उसका शेप चेंज होता रहता है, शेप फिक्स नहीं रहता। आप जिस कंटेनर में डाल देंगे उस कंटेनर को शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स रहता है। क्वांटिटी तो फिक्स ही रहेगी तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो लिक्विड के बारे में ये चीज़ आपको पता चल गई। अब आते हैं जहाँ पे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ पे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक कंटेनर बना के देता हूँ। एक कंटेनर हमारा है, जस्ट अ मिनट, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। हम ये मानते हैं कि लिक्विड किसी भी सिचुएशन में उसके पहले प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना जरूरी है। तो ये लिक्विड भरा हुआ है इस कंटेनर में। ठीक है, अब इस लिक्विड की आपके प्रॉपर्टी पता होनी जरूरी है। जैसे आपका एग्जाम हो रहा है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फिर तैयारी करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका एग्जाम क्यों लिया जाता है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो जाता है भैया, आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ आपसे डिमांड होती है। डिमांड इन द सेंस आप फील्ड में जाके वहाँ काम करने वाले हैं, क्या आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो हुनर है कि आप कम कर पाएंगे। तो आपकी क्वालिटी को चेक किया जाता है एग्जाम के थ्रू। ठीक है, तो कौन कौन सी क्वालिटी चेक करेंगे, पहली बात होता है एग्जाम क्यों लेते हैं, एग्जाम एक टेस्ट हो गया, लेकिन कौन कौन सी क्वालिटी चेक करते हैं उसके लिए टेस्ट लिया जाता है। उसी तरीके से फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फ्लूइड को कहीं यूज करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन्हीं प्रॉपर्टी को जानेंगे। फिर अलग अलग टेस्ट होते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, है ना, अलग अलग प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके अलग अलग टेस्ट के बारे में देखेंगे। बट बहरहाल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में जानिए। पहला प्रॉपर्टी आपका है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी देखेंगे दोनों की देखेंगे, आपके लिक्विड की भी देखेंगे, यानी यहाँ पर लिक्विड की देखेंगे और गैस का भी देखेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो पहले लिक्विड का देखेंगे फिर हम गैस का देखेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं घनत्व। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व होता है। जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या किया है, 1 लीटर लिक्विड डाल के रखा है और मान लो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है। इसका वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब है। तो आसानी से इस वाटर की आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम होता है लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों डायमेंशन आ जाती हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो भी डायमेंशन होती है लेंथ वाइज उसकी यूनिट मीटर होती है। तो ये मीटर, ये वाला मीटर और हाइट की मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब आएगी। जो मास है, मास को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में लिखते हैं। मास यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी आयतन, तो द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में, आयतन को लिखते हैं मीटर क्यूब में।
ए आपकी यूनिट है। ए यूनिट किसके में होती है? MKF यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है भैया? MKF यूनिट होती है। यूनिट सिस्टम आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। ये आपके MKF में यूनिट आ गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जिस पर्टिकुलर बर्तन में, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ, उसका वॉल्यूम क्या है और उस लिक्विड का मास क्या है, वहाँ पे डेंसिटी आप निकाल लेंगे। यदि हम इनकी बात करें, यदि हम बात करते हैं MLT सिस्टम में डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, ये तो आपके MKF यूनिट हो गई। अब इसका डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन आपको पता होना जरूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जो आपका T होता है, T आपके टाइम के लिए होता है, यानी सेकंड के लिए होता है। L आपका मीटर का होता है, यानी लेंथ वाइज होता है। जो मास होता है वजन का होता है, किलोग्राम का होता है। जो कैपिटल M है वो मास को रिप्रेजेंट करेगा। जो आपका L होता है वो आपके मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड यानी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा T। कंफ्यूज नहीं होना है। तो किलोग्राम पर यूनिट में क्या है, ये डायमेंशन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम को किस में लिखेंगे, हम मीटर में लिखेंगे। मैंने टाइप करके इसलिए लेके आया है, पूरा का पूरा मैटर आपका टाइम बचे। आप लोग डिमांड करते हैं सर आप टाइप करके पढ़ाइए, हमारे पास टाइम कम है, हम जॉब करते हैं, एग्जाम के लिए भी कम टाइम है, तो तैयारी अच्छी हो जाए, इसलिए टाइप करके लाए हैं। किलोग्राम का मास होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मीटर को L लिखेंगे तो क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, M/L क्यूब आ जाएगा। तो L क्यूब नीचे है, ऊपर जाएगा तो ML⁻³ हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन होगा। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन है M आया और L⁻³ आया। कैसे आया? डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो किलोग्राम किस में लिखते हैं, मास कैपिटल M में आ जाएगा, मीटर क्यूब L क्यूब में आ जाएगा। तो ML⁻³ डेंसिटी का डायमेंशन निकाल लेंगे MLT सिस्टम में, बहुत आसान है। अच्छा, अब इसकी CGF यूनिट आपको निकालनी हो, ठीक है, MKF यूनिट आपने निकाल लिया था, CGF यूनिट निकालनी है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में आपको यूनिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे यूनिट? तो आपको पता है कि जो भी यूनिट है ना, टाइम जो है आपको सेकंड में लेना पड़ेगा, ठीक है, डायमेंशन को सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, मास को ग्राम में लेना पड़ेगा, ठीक है, मास को ग्राम में लेना पड़ेगा। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? MKF यूनिट में क्या होता है, मास किलोग्राम में होता है, ठीक है, मास क्या होता है, किलोग्राम में होता है। जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है, ठीक है, और CGF में किस में होती है, लेंथ सेंटीमीटर में होती है, मास ग्राम में होता है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब था ना, तो किलोग्राम को ग्राम में लिख सकते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 10⁻³ किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम ये आ गए हैं, ठीक है। और ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर आ जाएगा, 10⁻² मीटर आ जाएगा। तो सेंटीमीटर की जगह में 10⁻², पावर में 3 है तो 3। अब इसको आप फॉलो करेंगे। अब बोलेंगे सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं? देखिए, जो बच्चे, जो स्टूडेंट बहुत दिनों से तैयारी छोड़े हुए हैं उनके भी समझ में आ जाए, इसलिए इतना बेसिक से हम बता रहे हैं। यदि आपको बोर लगे कि बहुत ही जीरो लेवल की चीज़ें भी डिस्कस करें तो आप लेक्चर की स्पीड को डबल करके देखिए, ठीक है, आप डबल करके देखिए, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन हम पढ़ाएंगे बेसिक से ही, ताकि सबका बहुत अच्छे से कवर अप हो, कोई भी टॉपिक किसी भी स्टूडेंट का मिस नहीं होना चाहिए। ये 10⁻³ किलोग्राम है और ये कितना आ जाएगा, 10⁻6 मीटर आ गया। अब ये 10⁻6 मीटर नीचे है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना बचा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो कितना आएगा, ये आपका 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। छोटी सी कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कितना आ रहा है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा है। अब यहाँ देखिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट थी भैया, MKF की यूनिट है, MKF की यूनिट है। तो इसको आप MKF लिख सकते हैं, MKF लिख सकते हैं। तो आपने CGF यूनिट निकाल रहे थे, तो CGF यूनिट में क्या हो जाएगा, डेंसिटी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम को कन्वर्ट किया मैंने किलोग्राम में, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, तो ये आ रहा है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ दे सकते हैं, एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं
तो 1 pgf इज इक्वल टू होता है 1000 mkf, 1 pgf इज इक्वल टू होता है 1000 mkf। आसानी से आप बता सकते हैं, आसानी से आप बता सकते हैं। आई होप आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक चीज़ें हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ये आपका mkf यूनिट हो गया। pgf यूनिट में आपका हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर को मीटर में, तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 pgf इज इक्वल टू 1000 mkf। ठीक है, मैंने क्विकली आपको रिवीजन भी करवा दिया डेंसिटी के बारे में। ये डेंसिटी किसका निकाल रहे थे आप, लिक्विड का डेंसिटी निकाल रहे थे। ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी निकाल रहे थे। अच्छा, जो लिक्विड की डेंसिटी होती है सर, वो क्या मतलब चेंज होती है? ठीक है, चेंज होती है। क्या प्रेशर एंड टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है? तो मैंने एक नोट करके पॉइंट आपको दिया है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है ना, वो चेंज नहीं होती, उस पर प्रेशर एंड टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जनरली डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब ये प्रूफ नहीं करवाएंगे, टाइम कम है, ऑब्जेक्टिव पर्पस भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। आगे कुछ फार्मूलाज होंगे जिनकी हेल्प से आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर के अंदर सारे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, तो थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट हम बताते जाएंगे ताकि आगे क्लियर होते जाएं। तो हमें कह सकते हैं जब लिक्विड पर प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होता, मतलब लिक्विड की डेंसिटी पर प्रेशर एंड टेम्परेचर का इफेक्ट ही नहीं होता, तो लिक्विड कंप्रेसिबल होगा कि इनकम्प्रेसिबल होगा? जो कंप्रेस हो सकता है, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो कंप्रेस होगा तो दबेगा, यानी डेंसिटी कम होगी, है ना, वो कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा। लेकिन जो दब ही नहीं रहा है, जिसके डेंसिटी में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा? तो जो लिक्विड होता है वो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ट्रीट किया जाता है। लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। जो अब लिक्विड में जो मोस्टली हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। फिर एयर की डेंसिटी क्या होती है? अब हम लिक्विड के बारे में पढ़ लिए, अब हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एयर की डेंसिटी होती है 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी तो डेंसिटी है, तो वही होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो यूनिट आएगी। कितना होता है? 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए यहाँ पास। ठीक है, मैं तो फ्लूइड के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको बहुत सारे मटेरियल की डेंसिटी पता होना चाहिए। सीमेंट है, ब्रिक है, लाइम है ना, बिटुमिन है, इमल्सन है, जितने भी होते हैं बहुत सारे मटेरियल हैं, आप पढ़ते हैं, सबकी डेंसिटी पता होना चाहिए। बहरहाल हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड में लिक्विड और गैस की पता होनी चाहिए आपको, वो दोनों बता दिए हैं। जो गैस होता है उस गैस की डेंसिटी पर चेंजेस आता है? क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर एंड टेम्परेचर का? एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, उसके थ्रू हम देखेंगे। आदर्श गैस समीकरण आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्या होता है आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन? PV बराबर होता है NRUT। P यानी होता है आपका प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, N मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, RU होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल अपान किलो मोल इंटू केल्विन। ये क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। T होता है टेम्परेचर। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो आपने कहीं देखा है सिविल इंजीनियरिंग में क्या हम एक पार्टिकल को स्टडी करते हैं? भैया हम पार्टिकल स्टडी नहीं करते, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। हम माइक्रो नहीं करते, माइक्रो करते हैं। तो माइक्रो में डायरेक्टली मास को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, साइड में सैंड आता है, एग्रीगेट आता है, तो क्या आप एक एग्रीगेट को स्टडी करते हैं कि 1 kg, 10 kg, 20 kg लेते हैं? यानी मास आप स्टडी करते हैं कि पार्टिकल की स्टडी आप नहीं करते। तो ये वाला इक्वेशन तो हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल है ना उसको मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो PV बराबर हम लिख सकते हैं MRT। PV बराबर आप क्या लिख सकते हो? MRT। P यानी प्रेशर होगा, V यानी वॉल्यूम होगा, M का मतलब मास होगा, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T यानी टेम्परेचर। T का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर होगा। ठीक है, T का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब देखिए PV बराबर क्या हो गया आपका? MRT हो गया।
तो हम दो कंसीडर करेंगे, दो केस लेंगे कि डेंसिटी का इफेक्ट यानी गैस की डेंसिटी पर प्रेशर एंड टेम्परेचर का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखते जाइए तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने इक्वेशन देखा है PV बराबर क्या होता है, MRT होता है। ठीक है, अब एक केस लेते हैं टेम्परेचर, एक केस लेते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर यदि मान लो फिक्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, सोहम पर फोन पिक कर लीजिए। टेम्परेचर क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। हम मानते हैं पहला जो केस 1 हमारा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला तो कांस्टेंट हो गया। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पास क्या बचेगा, PV बराबर M बचेगा, केवल PV बराबर क्या बचेगा, M बचेगा। तो P बराबर क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है भैया, डेंसिटी होता है। तो P बराबर क्या होगा, डेंसिटी हो गया। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको अपन लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी लिख सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैंने केस लेना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। तो एक यहाँ पास एक इक्वेशन निकल के आ रही है कि यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि आप प्रेशर कम करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है भैया, कम होती है। प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करेंगे तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। यहाँ से आपको पता चल पा रहा है। एक गैस की बात हो रही है, लिक्विड की बात नहीं हो रही, गैस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर केस में आपने देख लिया। हम एक केस 2 लेते हैं, केस 2 ऐसा लेते हैं कि वहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा डेंसिटी पर, उसका हमें स्टेट, हालांकि आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। PV बराबर क्या होता है, MRT होता है। आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर आपने मान लिया कांस्टेंट है, तो प्रेशर हट जाएगा, यहाँ से प्रेशर हट जाएगा। R तो कांस्टेंट ही है, R भी हट गया। अब बात हो रही है टेम्परेचर की, तो बचा क्या, यहाँ पास V बचा, M बचा और T बचा। ये क्या हो जाएगा, यदि इसको हम बात करें, T इधर साइड आएगा तो 1/T हो जाएगा, इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। ये मास अपन वॉल्यूम होगा ना, 1/T इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, आपका डेंसिटी हो जाएगा। तो डेंसिटी बराबर 1/T आ रहा है, यानी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, समझते जाइए। तो यहाँ पास क्या निकल के आ रहा है, गैस के बारे में, कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा भैया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ गई, दो चीज़ें निकल के आ गई। तो गैस के बारे में आपको पता चल गया कि जो डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होती है, ये पता होना चाहिए। 5 नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। दूसरा लिख लीजिएगा कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी किसकी है भैया, गैस की डेंसिटी की बात हो रही है। गैस की डेंसिटी, अब जो गैस होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करें तो डेंसिटी कम होती है। अभी कंप्रेसिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होती है, टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ती है। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गए हैं। ठीक है, यह पता होना चाहिए। तो डेंसिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो डेंसिटी के बारे में, लिक्विड की डेंसिटी क्या होता है, गैस की डेंसिटी क्या होती है, वो आपको पता चल गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा जो अगला टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरीका होता है, एक वे होता है डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का। क्या होता है भैया, इसके बारे में देखिए, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। एफ बराबर क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड या वाटर। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, किसी भी फ्लूइड की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। और एक हम स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड में वाटर को लिया जाता है, वहाँ से आप आसानी से स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो मरकरी होता है, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है भैया, 13,600 होती है, 13,600 होती है। और उसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी थी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 13,600 क्या है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया, डेंसिटी ऑफ मरकरी हो गया। अब डेंसिटी ऑफ मरकरी के बाद आपको क्या पता होना चाहिए,
स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है वाटर, उससे अपने को डिवाइड करना है। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर कितना होता है, 1000 होता है, इस पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आसानी से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल पाएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल पाएंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है किसी फ्लूइड का, तो उसकी डेंसिटी पता होगी, उसकी डेंसिटी को जो वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी है 1000, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगा। दूसरा तरीका क्या है इसमें, दूसरा चीज़ क्या है कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप वही बातें लिखी है जो मैंने पहले बताई कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, अगेन रिपीट हो गया है। और डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ पास लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है वो 0.96 है। ऑयल की, तेल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.96 है। तो आप इसका डेंसिटी ऑफ ऑयल बता दो। आप क्या करो, ऑयल की डेंसिटी बता दो। ये जो रो होता है, ये रो क्या होता है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मैंने ऊपर बताया नहीं, हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका होता है। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, किससे, रो से। तो रो क्या है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेंसिटी आप ऑयल निकाल रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको निकालना था। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता थी, फार्मूला पता है आपको ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड आप वाटर ले लेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको पता हो, डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको निकालना था। देखो 0.96 स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई आपकी, ठीक है। अब आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना था, नहीं पता है, ऊपर लिख दो। वाटर का पता है, लिख दो यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.96, यानी 960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑयल की डेंसिटी निकल आएगी। तो आसानी से निकाल लेंगे। वैसे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था मरकरी का, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं मरकरी की डेंसिटी कितनी होगी। मरकरी की डेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि 13.6 अपान ऊपर कितना डेंसिटी ऑफ मरकरी ऊपर लिख देंगे, पानी का 1000, यहाँ से जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। बेहद आसान है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो दोनों आपस में, दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होता है ना, बीमाहीन होता है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, कोई बीमा ही नहीं है, तो डायरेक्ट एमएलटी में क्या होगा, एमएलटी सिस्टम लिखते थे, तो इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या था, डेंसिटी वाले में क्या था कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा था, मास पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा था। तो क्या आया था, एम अपान एल क्यूब आया था, यानी एम की पावर कुछ भी नहीं था, एल की पावर -3 था। एल की पावर क्या था, -3 था, यानी एम की पावर कुछ नहीं था, मतलब 1 था। एक तो एम है तो 1 होगा, तो 1 लिखते नहीं, तो एम की पावर 1 और एल की पावर -3 था डेंसिटी केस में। स्पेसिफिक ग्रेविटी केस में क्यों नहीं है, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट और नीचे भी डेंसिटी आपस में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ में आ गई आपको, यूनिट लेस होता है, इसकी डायमेंशन भी आपको पता चल गई। अगला जो आपका प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, समझते जाइए। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट, ये तीनों एक ही टर्म होते हैं। स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट। क्या होता है फार्मूला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम। जिस सब्सटेंस का, सब्सटेंस यानी यहाँ लिक्विड है, लिक्विड इन द सेंस यहाँ फ्लूइड है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फ्लूइड ही लिक्विड होता है ना। फ्लूइड दो टाइप से, लिक्विड फेस में चाहे गैस फेस में। तो वेट ऑफ सब्सटेंस, तो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की आपको सब्सटेंस वेट क्या है, फ्लूइड एक सब्सटेंस है, उसका वेट आप ले लेंगे, उसका वॉल्यूम ले लेंगे। तो वेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का भार क्या है, अपान वॉल्यूम, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, आपको पता है कि वेट बराबर होता है mg। m क्या होता है, मास होता है। f क्या होता है भैया, f क्या होता है, g जो क्या g होता है आपका, m तो मास हो गया, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जस्ट अ मिनट, लाइट गोल हो गई है, मतलब पावर कट हो गया है, अपन लाइट चला लेते हैं, ठीक है। देखो स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी हम पढ़ रहे थे, और इसको यूनिट वेट बोलते हैं।
वेट ऑफ सब्सटेंस अपन वॉल्यूम होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस होता है mg, m क्या होता है मास होता है, g आपका ग्रेविटी है, v आपका वॉल्यूम है। मास अपान वॉल्यूम क्या होता है आपको मैंने भी बताया था, मास पर वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी रो हो जाएगी, और g है तो g हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्तों, बहुत आसान चीज़ें हैं। mg अपान v है तो m अपान v इंटू जी लिख सकते हैं, तो m अपान v क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम जो कि डेंसिटी है, और g आपका g है तो रो जी हो जाएगा। तो गामा बराबर रोजी, रोजी रोटी की बात नहीं हो रही है ना, गामा बराबर रोजी हो जाएगा। ठीक है, गामा बराबर क्या आ जाएगा रो और जी आ जाएगा। ये फार्मूला आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत काम आएगा। इनफैक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स बस में नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेगा। गामा बराबर रोजी, ठीक है, ये निकल के आ गया। अच्छा, अब इसकी यूनिट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट कैसे निकालेंगे। जो आपका रो होता है, जो आपका डेंसिटी होता है, ठीक है, जो आपका डेंसिटी होता है किस में होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रेविटी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो जो डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, तो एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर अपान 1 सेकंड स्क्वायर, ये आपको निकल के आ गया। यहाँ से यूनिट निकालना है तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा निकालने में, 2 मिनट वेट करें समझ में आ जाएगा। अब एक यहाँ से कुछ चीज़ें हम आपको बताने वाला हूँ, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा न्यूटन का। F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण बोलते हैं। तो फोर्स की एफआई यूनिट क्या होती थी न्यूटन, फोर्स की तो न्यूटन होती है, मास की किलोग्राम होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यानी कहीं भी यदि लिखा हुआ है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कहीं भी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं न्यूटन। क्लियर हो गई चीज़ें, न्यूटन लिख सकते हैं। तो हमें देखते हैं ऊपर जो मैंने आपको बता रहे थे अभी आपको यहाँ पास, तो यहाँ पास ऐसे कुछ हम बनाते हैं। इसको देखिए मैं इरेज कर लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पास हम आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पास हम आपको बता रहे हैं ये आपका निकल के आया था गामा बराबर रोजी से। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है अपने को। यहाँ पास देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी 1 मीटर क्यूब इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं न्यूटन। क्या लिख सकते हैं न्यूटन, यहाँ से क्या लिख सकते हैं न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा आपका गामा बराबर ये आपका न्यूटन अपान मीटर क्यूब हो जाएगा, गामा बराबर न्यूटन अपान मीटर क्यूब हो जाएगा। किसी को कोई टेंशन नहीं है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, करना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटे छोटे आए फंस जाओगे आप। गामा बराबर न्यूटन अपन मीटर क्यूब होता है तो आप यहाँ से निकाल लेंगे गामा बराबर न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। इतना यदि आपको निकल के आ गया ना तो आप हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कुछ पूछेगा आपसे, 2 चीज़ें पूछता है एग्जाम में, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट की यूनिट बता दो, यूनिट बता दो। तो आप क्या बताओगे गामा बराबर होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। गामा बराबर क्या था रोजी था, गामा बराबर क्या था रोजी था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर और सेकंड स्क्वायर इसका होता है न्यूटन, तो न्यूटन अपन मीटर क्यूब आ गया, सिंपल है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन निकालना बहुत आसान हो गया। डायमेंशन निकालनी है तो यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि न्यूटन का कोई डायमेंशन यहाँ से नहीं लिख सकते अपन डायरेक्ट, तो न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का, न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का,
तो न्यूटन बराबर क्या लिखते थे आप, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ऊपर ही देखे हैं अभी जस्ट। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन लिख देंगे यहाँ। मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब। किलोग्राम को किस में लिख सकते हैं, कैपिटल एम, एम में आ जाएगा। मीटर आपका एल में आ जाएगा। सेकंड आपका टी में आ जाएगा। एमएलटी में यही होता है ना, जो मास होता है उसका एम में लिखते हैं, एमएलटी फिफ्थ टर्म में। तो एम एल और टी स्क्वायर अपन नीचे एल क्यूब आ जाएगा। अब ये आपका जो एम है यहाँ पे देखो, ये आपका एल क्यूब ऊपर तो फिफ्थ में छोटे छोटे कैलकुलेशन है, करते जाना आप लोग। एम अपान एल अपान टी स्क्वायर था अपान एल क्यूब था। इसको आप फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। आप इसको फॉलो करेंगे तो यूनिट डायमेंशन आ जाएगी। इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। एम एल की पावर -2 टी की पावर -2 आ जाएगा। बहुत आसान है। तो डायमेंशन पूछेगा डायरेक्ट कि डेंसिटी का क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होता है, और आपके स्पेसिफिक वेट का क्या होता है। तो याद नहीं कर पाएंगे आप, सब कुछ एग्जाम में भूल जाएंगे, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में। तो आपको निकालते आएगा तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, आपको याद रहेगा न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। न्यूटन में क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है मीटर क्यूब का। तो मीटर क्यूब है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे एमएलटी में, निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, आसान रहेगा। एम एल की पावर -2 टी की पावर -2 ये डायमेंशन होगी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी का। आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करेंगे तो और आसान रहेगा, क्योंकि सब कुछ तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। तो कई जगह पर यूनिट वगैरह जब हम निकालते हैं तो आप भी खुद से निकालेंगे, या फिर एक बार वीडियो को देख लीजिए और एक अपना कॉपी पेन रफ पेन उठाइए और कैलकुलेशन ऐसे निकालिए यूनिट वगैरह। ठीक है, खुद से निकालिए। जब खुद से 1-2 बार निकालेंगे तो फीलिंग आएगी, क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएगा। अगला आपका जो प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अगला आपका प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। कुछ नहीं होता, ये रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है जिसका, बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस का अपोजिट होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, एक टर्म है, मतलब बल्क मॉडुलस एक टर्म है। आप फॉर्म में सारे प्रॉपर्टी आप देखोगे, बल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी, टेनासिटी, मेलेबिलिटी, दुनिया भर की सारी प्रॉपर्टी आप देखोगे, जितने मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, दुनिया भर की नहीं, जो सिविल इंजीनियरिंग में मटेरियल की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उनको आप देखते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं के से, है ना, बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और जो के है ना इसी का रेसिप्रोकल है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/k, यह रेसिप्रोकल होता है। तो बीटा यानी कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को आप कंप्रेस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अगेंस्ट उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वही तो बल्क मॉडुलस होता है। तो वही अब यहाँ पास मान लीजिए ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है, अपोजिट हो गया। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/k। तो के क्या है यहाँ पास, के आपका है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस एक तरह का क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस कह सकते हैं। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इंटरनल स्ट्रेस होता है ना, इंटरनल होता है ना कि एक्सटर्नल। अब यहाँ पर देखिए के बराबर क्या होता है, अरे कंफ्यूज नहीं होना, यदि आप फॉर्म नहीं पढ़े तो कंफ्यूजन हो सकता है छोटे छोटे टर्म में। फॉर्म पढ़ाएंगे, फॉर्म वाले लेक्चर भी अपलोड होंगे। ठीक है, यदि आप पहले भी पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। के का क्या होता है, के समझो आप, कुछ नहीं होता, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो 1/, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या होता है भैया, 1 पास्कल होता है। पास्कल तो अपन पास्कल लिख देंगे, तो पास्कल इनवर्स। एक जेईई एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट बताओ, तो पास्कल इनवर्स होता है, पास्कल इनवर्स होता है। अब यही यूनिट आपसे पूछता है कि बल्क मॉडुलस की यूनिट बताओ, तो पास्कल बस बताना है। ठीक है, पास्कल बताना है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, पास्कल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, पास्कल इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रिलेशन आपके एग्जाम में बनेगा, रिलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, फिर डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है। उस रिलेशन के बारे में हम थोड़ा सा आपको अवगत करवा देते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, देखिए
बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बहुत आसान तरीके से देखेंगे। यहाँ मैं एक सिलेंडर का एग्जांपल देता हूँ तो वहाँ से आपको पता चलेगा। एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ठीक है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है और इसका पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पास, ये इसका पिस्टन लगा हुआ है। तो जो सिलेंडर है इसमें गैस भरी है, इस गैस की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, इस गैस की क्या होगी, डेंसिटी होगी। इस गैस डेंसिटी होगी, साथ के साथ इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा, ठीक है, ये प्रेशर होगा। इसमें क्या है, गैस भरी हुई है, इसमें क्या है, ये गैस भरी हुई है। ये आपका एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसमें कुछ ना कुछ डेंसिटी है, वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है। इनिशियल जो भी कुछ है नॉर्मल कंडीशन वैसे ही है। इसमें से हमने क्या किया, जिसमें प्रेशर था, ये जो पिस्टन था ना, इससे प्रेशर को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। पहले पी प्रेशर था, अब प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया डीपी रेट से, थोड़ा अमाउंट बढ़ाया, थोड़े अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, तो डीपी हो जाएगा। थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रेशर मैंने बढ़ा दिया। अब थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपको पता है गैस वाला आप रिलेशन पढ़े थे ना, कि जो डेंसिटी होती है गैस की वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा होगी। प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी आपकी बढ़ेगी, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा। तो ये सिलेंडर का क्या था, इनिशियल जो डेंसिटी थी रो थी, वॉल्यूम भी था, प्रेशर पी था। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, पी प्लस पी से प्रेशर कितना हो गया, डीपी हो गया, तो वॉल्यूम में कमी आएगी, तो वॉल्यूम भी रहा होगा तो डीवी अमाउंट वॉल्यूम कम हो जाएगा। डेंसिटी कुछ ना कुछ डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर जो प्रेशर लगा रहे थे पूरे इंटायर सिलेंडर पे लग रहा था, है ना, पूरे वॉल्यूम को कवर कर रहा था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट को हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो हुक्स लॉ आपने पढ़ा है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ये होता है। यहाँ पर पूरे वॉल्यूम पे स्ट्रेस लग रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप लिखेंगे। स्ट्रेन क्या होता है गाइस, चेंज इन लेंथ, यानी आप वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा, या फिर इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, वी फिर माइनस डी, वी फिर क्या हो गया, वी माइनस डी वी हो गया ना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आपको निकालना है। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर देखिए चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब मैं ऊपर बता देता हूँ, स्पेस है थोड़ा सा, यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। चेंज इन वॉल्यूम आप निकाल लो, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है भैया, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होता है। तो v माइनस डी वी फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम v था, तो कितना आ जाएगा, माइनस का डी वी आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालते हैं, चेंज इन वॉल्यूम होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, v माइनस डी वी, v माइनस डी वी इनिशियल वॉल्यूम v था, तो माइनस का डी वी आ गया। चेंज इन प्रेशर निकालना है, तो फाइनल प्रेशर कितना है आपका, p प्लस डी पी, p प्लस डी पी, और इनिशियल प्रेशर p था, तो कितना आ जाएगा, केवल dp आ जाएगा। ये पता होना चाहिए। आप बोलेंगे फिर डेरिवेशन करवा रहे हैं, भैया डेरिवेशन नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, ये dp आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या आया था, वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर था, तो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर आपका क्या आया है, जो चेंज इन प्रेशर है, ये dp आया है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम माइनस का dv आया है, तो चेंज इन वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम v था, तो यहाँ पर एक रिलेशन बना है, dp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dv अपान v। कन्फ्यूज नहीं होना, हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ स्ट्रेस जो है कंप्लीट वॉल्यूम पे लग रहा था, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dp था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था आप निकाल लेंगे, तो माइनस dv अपान v आ जाएगा। जब ये सिंबल हटेगा प्रोपोर्शनल का, तो ये आपका आ जाएगा k, क्या आ जाएगा k क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो dp बराबर हो जाएगा माइनस k
माइनस डी वी अपान वी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। डी पी बराबर हो जाएगा माइनस के माइनस डी वी अपान वी, तो के बराबर हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा आपका डी पी अपान माइनस डी वी अपान वी। ये आपका जो के बराबर हो जाएगा क्या आ जाएगा भैया, ये डी पी हो जाएगा और ये माइनस डी वी क्या है इधर चला जाएगा। अब यहाँ पास एक ही माइनस होगा, 2 बार माइनस लिखा हुआ है, के तो के है, डी वी अपान वी आ जाएगा। तो के बराबर क्या होगा डी पी अपान माइनस डी वी अपान वी आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला यहाँ पे आप निकाल लेंगे, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सर आप पढ़ा रहे थे कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस का निकल आया, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से आप डेवलप कर सकते हो, आपको पता होता है ना कि बीटा बराबर क्या होता है 1 अपान के होता है। तो एक फार्मूला मैंने डेवलप करवा दिया कि के बराबर क्या होगा डी पी अपान, डी पी क्या है चेंज इन प्रेशर, डी पी क्या है चेंज इन प्रेशर, डी वी क्या है चेंज इन वैल्यूम, वी क्या है इनिशियल वैल्यूम किसका सिलेंडर का, डी पी अपान माइनस डी वी अपान वी। क्लियर हो गई चीज़ें। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, तो बीटा बराबर होता है 1 अपान के। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन आप मत करिए, आपके किसी काम का डेरिवेशन नहीं, डायरेक्टली फार्मूला आपको याद रखना है। क्या है फार्मूला याद रखना पड़ेगा सर, देखिए यहाँ पर आप देखते हैं, जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पर 1 मिनट क्या इशू आ रहा है, जस्ट अ मिनट गाइज। देखिए आ गया, कोई इशू नहीं है। अब देखिए आपने फार्मूला निकाल लिया, बल्क मॉडुलस का निकाल आया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। कंप्रेसिबिलिटी का रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है डी पी अपान रो डी पी। मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पास, बीटा बराबर आएगा आपका डी पी अपान यानी चेंज इन प्रेशर, और रो क्या है इनिशियल डेंसिटी है, गैस की इनिशियल डेंसिटी है, और यहाँ पास क्या है डी रो है, डी रो है, ठीक है। डी रो क्या है आपका चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी। तो ये आपका रिलेशन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। डीपी बराबर होता है डीपी, बीटा बराबर होगा डीपी अपान रो डीपी। डीपी क्या है चेंज इन प्रेशर, रो इनिशियल डेंसिटी, डी रो क्या है चेंज इन डेंसिटी है। यदि आपको इतना पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर था गाइस, इस लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ा क्विकली समराइज कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अदर प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहला मैंने प्रॉपर्टी आपको पहले तो फ्लूइड के बारे में बताया है ना, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने थे। तो यहाँ पास मैंने आपको 4 टॉपिक डिस्कस करवाए हैं, अभी 4 टॉपिक आप पे कवर हुए हैं। एक तो डेंसिटी कवर हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी पे यूनिट वेट, कंप्रेसिबिलिटी। बाकी कल के लेक्चर में कवर हो जाएंगे 1 से 1.5 घंटे में। डेंसिटी के बारे में पता चल गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें याद क्या करना है, फार्मूला याद होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और MKF हो चाहे CGF दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, फिर इनके हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस बैच, रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट कोर्स, जो भी कोई क्वेरी है तो 9340888429 पे हमें कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।